हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं और जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों तो पहले चैप्टर को लगभग देख चुके हैं। पीछे वाली चीजें थी, जितना सामान्य स्थिति मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ। आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है, क्योंकि बीएससी अर्थशास्त्र में जिस चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं वो मेनली है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इसका मेन पार्ट है और दो है। एक एक करके बहुत आसानी से धीरे धीरे करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगर बेस क्लियर हो जाएगा, बेस हमारा, तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करें। एक व्यक्तिगत यानी कि सिंगल पर्सन, मान लीजिए मैं ही हूं, मैं एक उपभोक्ता, मेरा जो व्यवहार है वस्तु को खरीदने को लेकर में हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, आप उसको व्यवहारिक रूप से, आप बाजार में जाते हैं, अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा, ठीक है, पैसा ज्यादा यानी कि आपके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, तो आप कोई भी वस्तु कितनी भी क्वांटिटी में उसको खरीद सकते हैं, चाहे वो आपके लिए रिलेवेंट कम हो या ज्यादा। अगर नहीं होगी तो आप उसको नहीं खरीद, अगर रिलेवेंट नहीं है तो आप उसको नहीं खरीदोगे और लगता है रिलेवेंट है तो आप खरीद लोगे। तो ये आपका जो खरीदने का बिहेवियर है पर डिपेंड, आपके रिसोर्सेज के ऊपर, आपके संसाधन, आपके पैसे के ऊपर, और हो सकता हो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी। ठीक, करें उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है, निर्णय मतलब डिसीजन लेना होता है। कैसा डिसीजन? कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। अब आप कितना पैसा इन वस्तुओं पर खर्च करोगे, ये निर्णय कौन लेगा? आप ही लोग, आप ही लोगे। नहीं, बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में समझने, आप अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर ले जाओगे ना, यकीन मानो आप जहां भी आप पढ़ोगे तो कोई डाउट आपको नहीं आए। क्लियर है? दो चीज कौन कौन सी? पहली आई कि उपभोक्ता को निर्णय लेना पड़ता है कि अपनी आय को कहां खर्च, व्यवहार का। अर्थशास्त्री से चुनाव की समस्या, यानी कि अपनी आय को आप कहां खर्च कर रहे हैं, आपको देखना होगा। इसी को जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चुनाव की समस्या। चुनाव का मतलब आपके इलेक्शन का चुनाव नहीं, सिलेक्शन बात कर रहे हैं, चुनने का, चयन का, कि इसको लूं कि इसको लूं। आप बाजार में जाते हैं, आपको 10 शर्ट आपको दिखता है, उसमें 3 शर्ट आपको पसंद, तो आपके पास चयन की समस्या होगी कि मैं अब एक शर्ट खरीदना है, ग्रीन वाली लूं, ब्लू वाली लूं, चेक वाली लूं, कौन सी लूं, कौन सी अच्छी लगे। तो हमारे पास ये चयन की समस्या उत्पन्न, ठीक है। ऐसा ही अर्थव्यवस्था में बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर है, वस्तुओं को खरीदते हुए। ये बड़ा कॉमन और सरल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अतः स्वाभाविक रूप से, कह रहे जनरली ये आदमी के अंदर है, कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसको इष्टतम संतोष करे। यानी कि आप ऐसी वस्तु खरीदोगे जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। आपने 10 शूज आपको दिखाए गए, उन 10 शूज में आपको एक शूज ऐसा पसंद आया कि हाँ, जो मैंने खरीदा है ये बेस्ट है, मेरे पैर में भी आ रहा है, मेरे को कलर मैच कर रहा है, मेरी जीन्स पे भी अच्छा लगेगा, मेरे ट्राउजर पे भी अच्छा लगेगा, मैं पार्टी में जाऊंगा तो भी अच्छा लगेगा, मैं घूमने जाऊंगा तो भी अच्छा लगेगा, कैजुअल फॉर्मल में पहनूंगा तो भी अच्छा लगेगा। यानी कि मेन है कि जो कंज्यूमर है के बिहेवियर में जो चीज वो खरीद रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पहला, के पास वो अपने अपने चीज, तो अपने बीए को कहाँ खर्च करेगा उसको निर्णय लेना है, और ऐसी चीज को खरीदना है जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप बहुत सारी शर्ट खरीद लेते हैं और मजा नहीं आता, यार मजा नहीं आया, क्या शर्ट मिल गई, आप निकल करते हैं। तो क्या वो मैक्सिमम आपका सेटिस्फेक्शन था? नहीं। क्या वो अधिकतम संतोष था? आपने चीजें खरीदी और उसको पहनने का मन करे, आप खुश होते हैं, वो क्या है? वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? इसी को कहते हैं, अब कह रहे हैं कि सर्वोत्तम संयोग क्या होगा। अगर आप कह रहे हैं कि इष्टतम संतोष यो है, तो आपका सर्वोत्तम संयोग, सबसे अच्छा बात कहते हैं ना कि आज बस मौके से मिल गया, मेरा नसीब था
और बहुत मजा आ गया। तो वो सर्वोत्तम सहयोग क्या है? कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं की रुचि मतलब इंटरेस्टेड, और वो कितना व्यय कर सकता है, वस्तुओं की कीमत उसकी आय पर निर्भर करेगा। अब इष्टतम सहयोग कैसा होगा? आप एडिडास का जूता खरीदना, आप उस पर कितना खर्च कर सकते हैं और उसकी कीमत क्या है और उसकी आय क्या है। की कीमत, आपकी सैलरी 10,000, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, जूते आपका 10,000, आप फटाक से खरीद, वो क्या है? सही, सारी कंडीशन दिखा रहा है। अपने जेब को मत देखिए, ओवरऑल हम आपके इकोनॉमिक्स में बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर देख रहे हैं। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास कमी है, जिनके पास अलग चैन की समस्या है, कलर फीडिंग को लेकर, ब्रांडेड को लेकर, रेट्स को लेकर, और कुछ अलग समस्या, तो किस पर डिपेंड करेगा? प्राइस एंड इनकम पर डिपेंडेंसी होगी मेनली, तो मिल जाए। उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो विभिन्न सिद्धांतों के प्रभुत्व कर, और दो ही पैटर्न हैं, दो ही सिद्धांत हैं जिन पर ये चीजें डिपेंडेबल। पहले मुझे इतना बताइए, इतना मैंने आपको ये अभी अभी इतना समझाया है, किसको समझ आया और क्या क्या चीज से आप क्या समझे? अब आप दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों के हम मीनिंग लिख लें ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप अभिग्रह का मतलब देखें। अभिग्रहण, इसका मतलब है ग्रहण करना। ग्रहण का संकेतन का मतलब है संकेत। तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अभिग्रहण मतलब कि चीज को एक्सेप्ट करना। क्या करना? एक्सेप्ट करना, और इसका इंडिकेशन में नहीं ध्यान रहेगा। या आप इसको आम भाषा में स्वीकार भी कर सकते हैं। स्वीकार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सिम्प्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ताओं की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं। सबसे पहले देखिए, भोक्ता हमें भोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है। आप बहुत दैनिक जीवन की चीजों का प्रयोग करते हैं। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में कोई गेस्ट आता है, आप मार्केट जाते हैं, इतनी सारी चीजें। परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ताओं की चयन पर ऐसे विचार करेंगे जहाँ केवल दो ही वस्तु, यानी कि बहुत सारी चीजों को न लेकर हम केवल दो वस्तुओं को ही उठाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम लोग जो चयन की समस्या है उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें। हम इन दोनों वस्तुओं को केला और आम कहेंगे। क्या कहेंगे? केला और आम कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्रा में कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता, ध्यान दीजिए, दोनों वस्तुओं की मात्रा को कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल, यहाँ पर सापेक्ष में बंडल कहते हैं। तो अगर दो वस्तुएं रखी हैं, क्या क्या दी? बंडल कहेंगे। पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं कि भैया एक बंडल पैक हुआ है। जब भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे दो वस्तुओं के लिए, की मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए, हम लोग आपके बंडल का प्रयोग करें। तो बंडल आपको क्लियर होना चाहिए, भैया आखिर में बंडल है क्या। क्लियर है? बंडल की मात्रा बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्तित करें। ठीक है, x1 चेंज कर दिया और x2 से आ गया, यानी कि आम x जो है, आम जो है आपका x2 है, आम x2 है और केला x1।
कह रहे हैं कि x1 और x2 आपके धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं या शून्य हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 और शून्य का मतलब 0, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका तात्पर्य है x, y का तात्पर्य होगा कि केला x1 की मात्रा को और आम x2 की मात्रा को। x1 तथा x2 ये किसी विशेष मूल्य के लिए x1 x2 हमें एक विशेष बंडल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बंडल 5 और 10, केले की 5 इकाई और आम की 10 इकाइयां। बंडल 5 और 10, केले की 10 इकाइयां और आम की 5 इकाइयां। अब देखिए सिंपल सा मीनिंग है, यहां समझाने का प्रयास करो। चलिए यही देख लीजिए। x1 केला और x2 क्या हो गया, आम हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए x1 x2, तो इसमें पता है ये क्या हुआ, ये केला हुआ और ये क्या हुआ, आम हुआ। इसी को हम कह रहे हैं बंडल। ये क्या है, दो वस्तुओं को समय की मात्रा को बंडल। बंडल क्या हुआ, ये। अब देखिए ये हो सकता है x1 x2। अब ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है 10 5। तो x1 की मात्रा 10 और x2 की मात्रा 5, यानी कि केले कितने हो गए और आम कितने हो गए, आम हो गए। रूप में भी लिखा मिल सकता है, यही बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, और यही मैं आपको बताता हूं कि दोनों वस्तुओं की मात्रा को सम्मिलित रूप से उपभोग राशि को बंडल या संपेक्ष कहा। क्या कह दिया इसको हमने, बंडल कह दिया, बंडल कह दिया। ठीक, ध्यान रहेगा ये बंडल है, ये आपको नोट कर लिखना है। ठीक है, ये क्या है, ये बंडल है। क्लियर है। ठीक, इस तरीके से समझ आया कि नहीं आया, कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए हो गया। तो x1 केला हुआ, x2 आम हुआ, x, y को इसको बंडल कह दिया, ये इसकी मात्रा को डिनोट करता है। इतना कुछ हमने आपका देख लिया और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसी को हमने प्रयोग करने की कोशिश की, बताना प्रयास किया। अभिग्रह का मतलब स्वीकार, एक्सेप्टेंस, ग्रहण करना। सचेतन का मतलब है प्रारंभिक इंडिकेशन, सूचना, संकेत। ऐसे करके हम लिखा दिया। दो वस्तु के सहयोग को हमने बंडल कह दिया और बंडल को मैंने आपको बता दिया भैया x1 x2 हो सकता है। और मान लीजिए 10 और 5 है, तो ये भी क्या है, एक आपका, ध्यान दीजिए, बंडल है। ठीक है, क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, हो सकता है ये 5 और 10 हो सकता है 2 और 5 हो सकता है 0 और 1 हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, यानी कि माइनस में कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये आपको क्या बताइए, केला का भी निगेटिव हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं उपयोगिता की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे कर कर उन सारे शब्दों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। 25 ना कर कर इसको, अभी 25 की आदत पड़ गई है, तो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहे हैं उपयोगिता। अब बताइए, आप मुझे बताइए क्या होती है उपयोगिता, कैसे मापते हैं आप उपयोगिता को। उपयोगिता, अगर आप उपयोगिता के देखो, ये क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी, उपयोगिता।
अच्छा, सबसे पहले आप एक और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि उपयोगिता का अर्थ याद रहेगा। सबसे पहले आप उपयोगिता को देखिए। किसी वस्तु या सेवा से वस्तु या सेवा से किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली प्राप्त प्राप्त होने वाली संतुष्टि संतुष्टि या लाभ लाभ को हम क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे? उपयोग। ठीक। और ये जो उपयोगिता है, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, क्या है? अर्थशास्त्र अर्थशास्त्री इससे उपभोक्ता के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। क्या मिलती है? समझने में आपका मदद। तो सबसे पहले यूटिलिटी को आप एक बार देख लीजिए। किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाली संतुष्टि या लाभ को उपयोगिता कहते हैं। चीजों के अगर वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होगा ना, हम उसको समझ पाए। ठीक है, ये प्राइमरी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु और सेवा के उपभोग से होने वाली संतुष्टि, या प्राप्त की जगह आप इसको उपभोग भी लिख सकते हैं। उपभोग यानी किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि का लाभ को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा या इसको ये लिखा है। ठीक है, ऐसे भी करके आप लैंग्वेज में, ऐसे ही लैंग्वेज हो, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सामान्यता, यानी कि जनरली एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो वह उसे प्राप्त करता है। क्या है? मांग का अनुमान उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो उसे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्या है? उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी इच्छा होती है।
उस वस्तु से ही उतनी अधिक उपयोगिता होती है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु से जितनी उसको पाने की जितनी इच्छा होगी, उस वस्तु की उपयोगिता उतनी बढ़ जाएगी। आप जिस चाहते नहीं भाई मेरे को, लाइफ में क्या बढ़ गया आपके लिए, उपयोगिता बढ़ गई। डिपेंड किस पर करती है, आपकी कहा के मुताबिक ही। ठीक है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को कुल्फी पसंद है, चाय पसंद है, तो उतनी ही उपयोगिता उसको उतनी मेंटली संतुष्ट। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और जो ने वस्तु को ली है, मान लीजिए उन्हें चॉकलेट ही खाई है, उसके लिए क्या होगी, उपयोगिता स्थान समय के साथ बदल जाती है। हो सकता है ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, लेकिन अगर मैं उसको ब्राजील भेज दूं और रात के 12 बजे खड़ा कर दूं, से कहा बेटे सोते हुए खड़ा हुआ चॉकलेट खा, तो क्या उसके लिए उपयोगिता होगी। मान लीजिए एक चीज भी चेंज कर दें, मैं रात को 12 बजे खिलाऊं सोते हुए, तो उसको लगेगा चॉकलेट खानी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और मैं उसको किसी आपको ठंडे रीजन में ले जाके कहूँ कि ले बेटा आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो, तो ये क्या समझाना चाह रहा है कि स्थान और टाइम के अनुसार जो आपकी यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो चेंज हो जाती है, बदल सकती है। बदलेगी ये जरूरी नहीं है, बदल सकती है, ये ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि चेंज हो, लेकिन बदल सकती है, ऐसी उम्मीद कल्पना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया गया। कह रहे कि जैसे एक रूम हीटर मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर डिपेंड करेगी कि यह व्यक्ति लद्दाख में है या चेन्नई। कितनी अच्छी बात की। अगर रूम हीटर है, सर्दियों में आप रूम हीटर लद्दाख में चला रहे हैं, आपको सर्दी दूर करेगा, आप उसको उसका लाभ, उसकी यूटिलिटी आपको महसूस होगी। अगर वही हीटर आपका चेन्नई में चलेगा, ठीक, तो डिपेंड करेगा कि वो गर्मी में चला रहे हैं कि सर्दी में, अंतर करता है। तो यूटिलिटी कैसी होती है, चेंज हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग टाइम और स्थान के अकॉर्डिंग। हम अगले पेज में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। उपयोगिता, समय तथा स्थान के अनुसार बदल सकती है। ठीक, कैसी होती है, हाँ, और समय बदल सकती है। तो अब बताने की बात कर रहा है कि उपयोगिता चेंज हो सकती है। ठीक, उदाहरण आप सकते हैं, ने रूम हीटर का दिया था। ठीक है, अब रूम हीटर में दो स्थान उसने बताए। ठीक है, एक बताया लद्दाख, दूसरा बताया चेन्नई। तो इनके हिसाब, अब यहाँ ठंडा है, इसके लिए उपयोगिता होगी, ये गर्म है, इसके लिए उपयोगिता नहीं हो सकती। यानी कि बदल सकती है, बदलने जरूरी नहीं उपयोगिता, हाँ, टाइम के अनुसार चेंज हो सकती है। मान लीजिए आज आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आज से 2 साल बाद आप बिल्कुल ना पिए, हो सकता है बहुत कम पिए। आपको चॉकलेट पसंद है, शायद आप ना खाएं, शायद और ज्यादा खाएं। प्लेस एंड टाइम के रेस्पेक्ट में यूटिलिटी का चेंज होना स्वाभाविक भी। चलिए, तो मेरे बच्चों, इस तरीके से हमने 2-4 चीजों को पढ़ने का प्रयास किया। मैं ज्यादा स्पीड में आपको नहीं पढ़ाया है, ज्यादा स्पीड में मैंने आपके साथ भागा दौड़ी नहीं की है। मैंने बहुत कम चीजों को पढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा। संतोष के बारे में पढ़ा, केंद्रन अभिग्रहण के बारे में पढ़ा, बंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको परेशान करने वाले हैं।
के बारे में आपने पढ़ लिया, यूटिलिटी इकाई के बारे में पढ़ लिया, स्तंभ संयोग कैसा होगा इसको पढ़ लिया, और हम आप कल गणनावाचक उपयोगिता की विस्थापताओं के आधार पर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।